गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मिस्टर सती, आप पहले मॉक में आए हैं कभी? यस सर। उसमें फीडबैक क्या था? सर फीडबैक ठीक था सर। क्या कहा गया था कि आपको कहा गया सर थोड़ा वॉइस लाउडली देनी और थोड़ा अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना। ठीक है, आपने उसमें वर्क किया है? यस सर। ठीक है, दैट्स गुड। तो आप क्विकली ज़रा बाकी मेंबर्स को कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या करते हैं। सर मेरा नाम हेमंत सती है। मैं ज़िला चमोली उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। सर मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट राजकीय इंटर कॉलेज चौखुटिया से उत्तीर्ण किया, जिसमें मैंने क्रमशः 73 और 70% प्राप्त किया। उसके पश्चात सर मैं ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून चला गया और ग्रेजुएशन में मैंने 54% प्राप्त किया। सर इसके बाद सर मैंने बीएड किया 1 वर्ष का। उसके बाद सर मैंने एमए किया हिस्ट्री से और इसके पश्चात सर मैंने कुछ वर्ष टीचिंग की और अब मेरा सिलेक्शन राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो चुका है। और सर अभी मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर में इतिहास विषय के प्राध्यापक। तो आप रहने वाले चमोली के हैं जी। और आपने चौखुटिया से किया? यस सर। ये तो बहुत दूर है। तो कुमाऊँ से गढ़वाल से कुमाऊँ आप चले गए? सर मेरे पिताजी चूँकि अध्यापक थे तो जहाँ जहाँ पिताजी जाते रहते थे तो मुझे भी तो सर चौखुटिया में थे? यस वो सर। जी सर। चमोली की तरफ से लोग जाते हैं, बहुत ही बड़ा तीर्थ है वहाँ पर। यस सर। पर सर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी सर। वहाँ पे एक कुंड है। यस सर। उसकी क्या हो? सर नारद कुंड है वहाँ पर। और नारद कुंड के विषय में एक सर उसमें ठंडा पानी होता है, गर्म पानी? गर्म पानी। गर्म पानी कैसे पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर है? सर इसके पीछे सर मुझे लगता है सर कुछ भूगर्भीय इसके पीछे कारण है, क्योंकि सर जो भूतापी ऊर्जा होती है, कभी कभी पहाड़ों में भूतापी ऊर्जा होती है और वो भूतापी ऊर्जा से निकलने वाला वो पानी होता है। इसलिए सर वहाँ जो पानी होता है गर्म पानी के रूप में आता है। उसको कुछ लोग दवाओं के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी सर। तो किस चीज़ की दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं? सर इस इसमें पानी में क्या होता है जिसका और उससे दवा का इस्तेमाल हो जाता है? सर इसमें सल्फर होता है और ये सर जो हमारे शरीर की जो त्वचा वगैरह की जो बीमारियाँ होती है, त्वचा की जो परेशानियाँ होती है उसको दूर करता है। सल्फर हेल्प करता है त्वचा के लिए? सल्फर और गंधक भी सर इसमें होता है। और सल्फर तो गंधक ही हुआ ना, तो हेल्प करता है उसके लिए? सर इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है सर वो ये है कि हाँ जो त्वचा में सर हेल्प करता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने क्योंकि सल्फर इसकी बात आ रही है, आपने ग्रीन हाउस गैस का नाम सुना? जी सर। सुना? यस सर। ये नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं? नाइट्रोजन है सर ग्रीन हाउस गैस। है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है सर। नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, हम नाइट्रोजन कर रहे हैं। सर अकेले नाइट्रोजन नहीं है सर। ऑक्सीजन? ऑक्सीजन भी अकेले ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये ऑक्साइड बनने के बाद क्यों ग्रीन हाउस हो जाती है? सॉरी सर। सर इस संदर्भ में जानता नहीं हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, पेरिस में एक एग्रीमेंट अभी एक समिट हुई थी। यस सर। किस विषय पे थी? सर ये पिछले साल हुई थी, जो क्लाइमेट चेंज को और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए सम्मेलन हुआ था पेरिस में। तो उसमें इंडिया पहले कुछ कर रही थी, फिर उसके बाद पहले कुछ अपोज कर रही थी, नानुकुल कर रही थी, फिर फाइनली मानी। यस सर। किन बातों पे इंडिया ने कमिट किया वहाँ पे? सर जो भारत ने जो INDC था कि कोई भी जो देश है वो अपनी इच्छा अनुसार अपने देश के विकास के अनुरूप वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस में उत्सर्जन करेगा। तो भारत ने भी सर अपना उत्सर्जन जो मानक है वो रखा है INDC। इंडिया ने खुद अपना तय किया है? यस सर, अपना INDC तय किया है। क्या परसेंट है? सर इसमें 2-3 बातें उन्होंने कही है भारत ने। पहली बात तो ये कही कि सर जो हमारा उत्सर्जन होगा वो उत्सर्जन 2030 तक 2005 के स्तर तक 33 से 35% हम कम करेंगे। दूसरा कहा है कि सर 2030 तक ही हम 40% जो एनर्जी है वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेंगे। अच्छा। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया कितना? सर एक बस नवीकरणीय वर्ड यूज़ किया या गैर जीवाश्म वर्ड यूज़ किया? सर वर्ड एग्जैक्टली क्या यूज़ किया सर? नहीं, कितना परसेंट इंडिया अभी कंज्यूम करती है, मतलब वो रिलीज़ करती है गैस?
इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल CO2 में, ये कहिए। सर ग्लोबल CO2 में यदि प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो भारत का स्थान बहुत नीचे आता है और परसेंट टोटल मिला के 1.05%। 1.05% ऑफ द ग्लोबल CO2। यस सर। क्या ज़्यादा है? सर चाइना के कितना है? सर चाइना का 8%। 1%? 16% सर, सॉरी 16%। 16 तो शायद यूएस का है। सर सॉरी मैंने सर डेटा सबसे पढ़ा बड़ा था। एमिटर है कौन? सर चाइना है। तो चाइना ने भी कमिट किया वैसी है जो हमने कमिट किया है। सर हाँ सर चाइना ने भी अपना कमिट किया है। डू यू थिंक देयर इज नो जस्टिस कि हम तो डेवलपमेंट के बहुत ही नीचे लेवल पे हैं और हमसे लोग कह रहे हैं कि हम कमिट अपना वो एमिशन कम करें, जो ऑलरेडी इतने हाई लेवल पे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। सर कुछ टाइम पहले तक ये सीनियर था कि जो विकसित देश हैं वो कहते थे कि विकासशील देशों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो सर लेकिन वर्तमान में जिस तरह से क्या जस्ट है ये बात कहना? ये जस्टिफाइड है कि आप रिच कंट्रीज तो अपना ऐश कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर लिया उन्होंने, क्लाइमेट चेंज में असर डाल दिया, हमसे कह रहे हैं मत करो बस। सर इसमें ये होना चाहिए था कि जो विकसित देश हैं उनको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और विकासशील देशों को थोड़ा कम जिम्मेदारी तो ठीक है, चाहिए थी। अब क्या करें, चॉइस क्या है विकासशील देशों के ऊपर? सर चॉइस उनके पास एक चॉइस ये है कि वो जितना कम एमिशन कर सकते हैं, जितना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। और इसमें जो विकसित देश हैं, अमेरिका या जो टेक्नोलॉजी जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो ऐसे देशों की मदद करें ताकि वो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनसे एनर्जी प्राप्त कर पाए। तो क्या ऐसे देश मदद करेंगे सर इसमें एक रिड्यूस करने में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की तरफ स्विच ओवर करने में? सर इसमें एक प्रोविज़न ये भी था जो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी हुई थी। सर वो प्रोविज़न ये था कि जो 2020 तक $100 अरब का एक कोष बनाया जाएगा और उस कोष से ऐसे विकासशील देशों की मदद की जाएगी कि जो अब जिनको घाटा हो रहा है या नई टेक्नोलॉजी उनको दी जाएगी इस फंड से। ये एग्रीमेंट हुआ है? इस पर बात हुई है। बात हो गई। अच्छा, एक कुलभूषण यादव का नाम सुना आपने? जी सर। वो क्या मामला है उनका? सर उनका मामला ये है कि सर पाकिस्तान के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये एक जो सिपाही हैं भारत की तरफ से जासूसी कर रहे हैं और इनको बलूचिस्तान और जो ईरान का बॉर्डर है वहाँ से पकड़ा गया और आर्मी एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा सुनाई है। अगर इंडिया उनको चाहे वापस लाना है या कि फांसी की सज़ा उनको ना हो तो उसके पास क्या ऑप्शन है? सर इनके पास, भारत के पास 2-3 ऑप्शन हैं। सर पहला ऑप्शन ये है कि सर जो पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क है उस लीगल फ्रेमवर्क के तहत कुलभूषण यादव को छुड़ाने का प्रयास करें। नहीं सुन रहा। जी सर। नहीं सुनता पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क में, मान लीजिए अन्याय करता है। यस सर। क्या करोगे? सर फिर दूसरा ऑप्शन भारत के पास ये है कि वो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस बात को उठाए कि जो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि सर जैसे पाकिस्तान जिन देशों से इन्फ्लुएंस होता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, USSR, चाइना, तो यूएस चाइना क्या आपका करेंगे, आपकी तरफ से वो प्रेशराइज करेंगे उसको? सर कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत तो हो सकती है इसमें। क्या हॉट परसूट नहीं करना चाहिए, जाके अटैक कर दीजिए सीधे? सर अटैक तो सबसे मुझे लगता है कि सर एक ऐसा विकल्प है जो जिससे दोनों को ही घाटा होगा, क्योंकि अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है तो इससे ये बताइए जो आपके स्टेट में मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सर इलेक्शन जीते हैं, तो उनकी क्या वरीतियाँ हैं, वर्क की क्या है, डेवलपमेंट की बात की है? यस सर। कौन से एरियाज? सर उन्होंने खुद इस बात को 2-3 बातें कही है कि मैं इन बातों पर काम करूँगा। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि जो उत्तराखंड में जिस प्रकार से माइग्रेशन चल रहा है, पिछले 16 सालों से जो माइग्रेशन हुआ है, तो इस बेबसी के पलायन को रोकना उनका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य उनका ये है कि सर जो इस पलायन को रोकने के लिए जो तबादला नीति उन्होंने जारी की है कि किस प्रकार से डॉक्टर्स और शिक्षक, अध्यापक जो वर्क फोर्स है उसको किस तरह से पहाड़ों पर पहुंचाया जाएगा, इसके लिए वो डेडिकेटेड हैं। और तीसरा जो करप्शन है उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध। तो इसमें डेवलपमेंट तो कहीं नहीं आया ना, उन्होंने तो जीते तो इलेक्शन यस सर। डेवलपमेंट के नाम से हैं कि मैं डेवलपमेंट करूँगा। यस सर। तो अगर मान लीजिए उनको डेवलपमेंट करना है और तो क्या क्या उनको मुद्दे लेने पड़ेंगे प्रायोरिटी बेसिस पर? सर
पहले तो उत्तराखंड को ये समझना पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल किस चीज़ में है। तो हमारा सर सबसे पहला जो पोटेंशियल है वो है टूरिज़्म के ऊपर। तो गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए कि वो टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयास करे, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, और जो प्लेसेस हमारे यहाँ अभी तक जिनको ब्रांडिंग जिनकी नहीं हुई है उनको ब्रांड करके वो प्रचारित करे और टूरिज़्म के बेस पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ सर, जो हमारे यहाँ जैसे कई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे सर हमारे यहाँ अनेक प्रकार की वनौषधियाँ होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो मध्य हिमालय और मिडिल हिमालय के रीजन हैं वहाँ इन छोटी छोटी लघु और कुटीर उद्योगों को लगाया जाए ताकि लोग वहाँ रुकें और उनको रोज़गार भी मिल सके और पहाड़ का विकास भी हो सके। और तीसरी चीज़ सर, हमारे उत्तराखंड में बागवानी का बहुत बड़ा स्कोप है। बागवानी जिसमें चाय का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, और सेब और जो शीतोष्ण कटिबंधीय फल हैं उन फलों का डेवलपमेंट पर उत्तराखंड की सरकार को। अच्छा, एक दो तीन चीज़ें और हैं। हेल्थ केयर बहुत पुअर है जी सर, आपके स्टेट में। स्कूल एजुकेशन बहुत पुअर है। सड़कों का रोड कंडीशन बहुत पुअर है। अगर आपको होम सेक्रेटरी वहाँ बनाते हैं, यस सर, तो जैसे टूरिज़्म सेक्रेटरी आपको बनाते हैं, तो क्या आप प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे प्रोजेक्ट टूरिज़्म से रिलेटेड? क्यों नहीं इतना प्रमोट हो रहा टूरिज़्म? सर मुझे लगता है कि सर टूरिज़्म के 3 महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। पहला आयाम है कि स्कोप कैसा है टूरिज़्म का, दूसरा है उसकी ब्रांडिंग कैसी है, और तीसरी चीज़ सर उसमें 2-3 बातें आती हैं जिसमें हेल्थ एंड हाइजीन्स की स्थिति कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है, और सर जो उनका स्वागत करने का जो हॉस्पिटैलिटी है। देखिए, टूरिज़्म के लिए लोग बाग न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आपको पता है, अमेरिका के कनाडा के वैंकूवर वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे गेम, ऐसे एडवेंचरस जो प्रोग्राम्स हैं, उस सब को क्यों नहीं आप बढ़ावा देंगे? सर अब उत्तराखंड की सरकार इस पर काम कर रही है सर। जंप वगैरह जो हैं और डिफरेंट वायरिंग वो प्रोग्राम्स हैं, गेम्स हैं, तो कुछ किस तरह के प्रोग्राम वहाँ लाए जा सकते हैं? सर जैसे वहाँ हमारी हमारी जंप इज़ वेरी फेमस, यस सर, तो इस तरह के कुछ बड़े हेलीकॉप्टर टूर्स पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो वहाँ इस तरह के प्रोग्राम आप रिकमेंड नहीं करेंगे? कोई दिक्कत? सर करेंगे सर, क्योंकि सर स्कोप तो हमारे यहाँ सर जो एडवेंचरस टूरिज़्म है उस एडवेंचरस टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ। सर शीतकालीन क्रीड़ा खेल हो सकते हैं, स्कीइंग का बहुत बड़ा स्कोप है। तो सर अब लेकिन उसकी सर सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि हमारे पास हमारी ब्रांडिंग बहुत अच्छी नहीं है, जबकि जो भी देश टूरिज़्म में आगे बढ़ा है, जो भी स्टेट आगे बढ़ा है, उसने ब्रांडिंग बहुत अच्छी की है। या सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छे नहीं हमारे यहाँ? सर सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ साथ वो तो एक पहलू है ही सर, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि लोगों तक वो बात पहुँची नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है सर। अच्छा, ये बताएं, आप बड़े क्रिकेट में प्लेइंग वॉचिंग तो हॉबी के हैं या इंटरेस्ट के हैं आपका? ये दोनों ही हैं? सर प्लेइंग एंड वॉचिंग तो दोनों ही हो गया। यस सर, यस सर। तो अभी जो IPL शुरू हुए हैं हमारे देश में, तो आपको लग रहा है कि इज़ इट द टाइम वेस्ट और कुछ हम लोग को गेन हो रहा है कि सारे बच्चे हमारे टीवी देखते रहते हैं? तो आपका क्या, आप किस नज़रिए से इसको लेते हैं? सर मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं, बल्कि सर टाइम सर बल्कि क्या बच्चों को क्या गेन हो रहा है बताइए? 2-3 महीने एक गेम चलेंगे एज ए क्रिकेटर, आप बताइए व्हाट दे आर गेनिंग? सर सबसे पहले तो बच्चों का सर फन होता है, क्रिकेट देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है, स्ट्रेस उनका कम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सर खेलने की तरफ प्रेरित होते हैं तो हेल्थ की तरफ भी उनका ध्यान आकृष्ट होता है। तीसरी चीज़ ये है कि सर हमारे यहाँ क्रिकेट जो है एक अमन और चैन का खेल माना जाता है, तो इससे सर कहीं ना कहीं जो भटके हुए युवा हैं उनको अच्छे उसमें चैनलाइज किया जा सकता है। और सर फिर IPL का तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सर IPL ने भारत में एक मतलब भारत को प्रोग्रेसिव बनाने में और अनेक सेक्टर में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर जैसे हम बोल सकते हैं कि अब IPL ने भारत के क्रिकेट को इतना अच्छा ब्रांड आंसर शुड बी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक। अच्छा बताइए, कौन आपके अभी जो अभी तक गेम हुए हैं, हु इज़ द बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट बैट्समैन? सर बेस्ट बॉलर कल की न्यूज़ में था, 2-3 बार होल्ड डे आया है, बताएं। सर बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार अब तक हैं, 13 विकेट उन्होंने ले चुके हैं और कल का मैच जिताने में भी उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा। हाँ, और बेस्ट बैट्समैन के रूप में सर डेविड वार्नर, सनराइजर हैदराबाद। थैंक यू। हेमंत सती साहब, आपने बताया कि आप RAS में सेलेक्ट हो चुके हैं। जी सर। ज्वाइन किया कि नहीं? सर अभी नहीं किया कब तक करेंगे? सर, जून तक। जून तक। और फिर इस बीच इसका इंतज़ार करेंगे। ये कब है आपका सर इंटरव्यू 24 मई को। मई को? सर अप्रैल को सर। अप्रैल को। अच्छा, तो आपने हिस्ट्री ऑप्ट किया है। जी सर। इतिहास बोध क्या चीज़ होती है? सॉरी सर। राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ परिचय था?
सर राजस्थान के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ अवेयर नहीं हूँ, लेकिन सर इतना जानता हूँ कि राजपूत काल जो हमारा था, उस राजपूत काल में जो राजस्थान क्षेत्र का था, वहाँ अनेक छोटी छोटी रियासतें थी और उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया नेशनल जो बिल्डिंग है और अनेक प्रकार की चीज़ें। कब था राजपूत काल? सर राजपूत काल भारत में 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी में। हल्दी घाटी के बारे में भी जानकारी? यस सर। क्या हुआ था? सर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और सर ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि अकबर ने 1576 ईस्वी वर्ष में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। लेकिन अभी राजस्थान सरकार की तो किताबों में आया है कि उल्टा हुआ है सर, अकबर हारा था, कर दिया है उन्होंने। तो अच्छी चीज़ हुई है या गलत हुई है? सर मेरे हिसाब से सर इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें सर इंटरप्रिटेशन तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स के साथ जो तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर सर तथ्य के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये अपने आप में गलत है और सर इंटरप्रिटेशन का अधिकार तो प्रत्येक व्यक्ति को है, वो किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है इसको। एक इतिहास था पिछले 500 वर्षों से पढ़ाया जा रहा था कि वहाँ महाराणा प्रताप की हार हुई। अब फाइन मॉर्निंग ये आ गया कि साहब इस तरह से तो जो लोग उस इतिहास को पढ़ कर के सिविल सर्वेंट बने, प्रोफेसर बने, एकेडमिशियन, वाइस चांसलर बने, किताबें लिखी, तो सब गलत हो जाएंगे। सर मेरे हिसाब से सर इतिहास में जो नए नए तथ्य हैं, नए नए फैक्ट्स हैं, नई नई रिसर्चेज आती रहती हैं। तो सर वैसे तो मुझे पता नहीं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किस प्रकार से उसको डाला है, लेकिन सर अगर उसमें कुछ इस प्रकार का रिसर्च है कि जो बताते हैं कि अगर महाराणा प्रताप नहीं हारे या हार करके भी उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया, तो सर इस तरह से तो इंटरप्रेट करने का अधिकार वहाँ की गवर्नमेंट को है, वहाँ के इतिहासकारों को है। वहाँ की गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी, उसको मान लेना चाहिए कि फाइनल वर्ड है, लास्ट वर्ड है। सर मेरे हिसाब से सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सर कि जो हमारे बेसिक फैक्ट्स हैं और जिन पर इतिहास लेखन का कार्य हुआ है उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। एज ए हिस्टोरियन आप इस बात से सहमत हैं कि महाराणा प्रताप जीते थे और अकबर हारा था या मानसिंह हारे थे? सर वैसे जो तत्कालीन हमारे सोर्सेज हैं इतिहास लेखन के, वो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज बताते हैं कि अकबर की जीत हुई थी। तो अब सर मुझे इस बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं कि मैं राजस्थान की गवर्नमेंट ने किस तरह से उसको डाला है। ठीक, तो ये बताइए कि भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी सर। क्या है, क्या मकसद है उसका? सर विदेश नीति का, भारत की जो विदेश नीति है उसका मकसद है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उन नेशनल इंटरेस्ट को पूरा किया जाए और देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास किया जाए। वो हो पा रहे हैं? सर पिछले 70 सालों में देखें तो काफ़ी हद तक भारत की विदेश नीति सफल रही है और भारत ने शीत युद्ध के काल में भी अपने आप को दोनों महाशक्तियों से बचाए रखा। फिर उसके पश्चात जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से भारत ने कुछ अपनी विदेश नीति में कुछ पैराडाइम शिफ्ट किए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इजराइल के साथ भारत की रिलेशनशिप, वो एक नया शिफ्ट था और अब 2014 के बाद से भारत की विदेश नीति एक दूसरे आयाम को दिशा दे रही है। सर लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है भारत के लिए इस समय? सर विदेश नीति में सबसे बड़ी चुनौती भारत में विदेश नीति नहीं, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बाहरी चुनौती? सर भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है और टेररिज्म का प्रॉब्लम है, आतंकवाद है ना। तो आतंकवाद से निपट पाने में ये सरकार कितनी कामयाब है? आपने कहा ना 2004 से एक पैराडाइम शिफ्ट आया है भारत की विदेश नीति में, वो क्या है? सर आतंकवाद, मुझे लगता है कि सर आतंकवाद एक ऐसा पहलू है कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका समाधान कोई भी राष्ट्रीय सरकार कर नहीं सकती अकेले। तो इसके लिए सर हमको एक ग्लोबल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जो ग्लोबल जो गवर्नेंस है उस गवर्नेंस को इस पर काम करना होगा। सारे के सारे देश मिल करके बैठेंगे तो ही इस पर कोई सॉल्यूशन हो पाएगा। सर पठानकोट जैसे हमले होते रहेंगे जी सर, तो कामयाब नहीं रही ना नीति? सर फिर भी जो पिछले कुछ वर्षों में जो 1999 कारगिल युद्ध के बाद जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से छद्म युद्ध का, आतंकवाद के रूप में छद्म युद्ध को आगे बढ़ाया है, तो उसको रोकने के लिए सर हम एक 2-3 स्तर पर प्रयास कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सर जैसे हमारे जो इंटेलिजेंस, जो बीट कांस्टेबल और बीट इंटेलिजेंस है उसको एम्पावर करना चाहिए हमको। दूसरी चीज़ ये है कि सर जो टेक्नोलॉजी है, जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे सर लेजर दीवार बनाई जाए या कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। ठीक। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम हमने जो अडॉप्ट किया वो फेडरल स्ट्रक्चर का है। यस सर।
अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल या फेडरेशन नाम का कोई वर्ड नहीं आया, Yes, sir. क्या वजह है और उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल किया गया वो लफ्ज़? सर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द को इस्तेमाल किया गया है और सर इसको इस्तेमाल किए जाने का सर जो कारण मुझे लगता है वो ये है कि चूँकि भारत में जो नेशन संघ बना है वो राज्यों की सहमति पर नहीं बल्कि सेंटर ने अपनी सहमति पर उसको संघ बनाया है, तो इसलिए सर उसका संघ फेडरेशन ने पढ़ करके उसका नाम यूनियन पड़ा है। तो इसको क्या हम लोग ट्रू फेडरलिज्म कह सकते हैं या कुछ इसको कुछ और कहेंगे? सर इसको भारत में सर कह सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं सर भारत में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा, आज जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, Yes, sir. उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे है, फिर स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे भी जिला परिषद है, फिर नगर निगम हैं, Yes, sir. नगर पालिकाएँ हैं। तो ये सब कुछ होते हुए अब धीरे धीरे इनको अधिकार भी दिए जा रहे हैं, है ना? जी सर। तो जब ये व्यवस्था हम लोग स्थापित कर लिए हैं तो ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्या रह जाता है इस सिस्टम में? सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जो रोल है सर उसका बहुत बड़ा रोल है। उसका एक पहलू है कि डेवलपमेंटल प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। भारत में सर वो दूसरी चीज़ है कि सर भारत में जो क्राइसिस होते हैं, क्राइसिस मतलब सर जैसे क्राइसिस मैनेजर भी होता है, आपदा प्रबंधन वगैरह में वो बहुत बड़ा योगदान देता है। सर भारत की डेमोक्रेसी को एम्पावर करने में वो इलेक्शन का जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, तो इस संदर्भ में सर जिला कलेक्टर जो है उसके बहुत सारे रोल हैं और भारत की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में, भारत के डेवलपमेंटल प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो डेवलपमेंट के लिए तो ये दूसरे इंस्टीट्यूशन लाए गए हैं। सर डेवलपमेंट के लिए वर्तमान में अनेक सारे इंस्टीट्यूशन हैं सर, जैसे एक तो स्वयं गवर्नमेंट काम कर रही है, NGOs आगे बढ़ रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ आगे बढ़ रही हैं, तो अब धीरे धीरे सर एम्पावरमेंट बढ़ रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रशासन में एक हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें एक नासूर की तरह करप्शन की प्रॉब्लम है, हाँ? तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि सर भारत में दो तरह का करप्शन है। एक है सर जो सेवाएं होती है उसकी जो कमी है, उस कमी से जो जनित एक तो वो वाला करप्शन है, और दूसरा सर जो हमारे यहाँ अथॉरिटी बेस्ड करप्शन है। तो सर मेरे हिसाब से अगर हम जो सर्विसेज है उनको उनकी शॉर्टेज को पूरा कर दें, जैसे हमारे यहाँ सर एजुकेशन सिस्टम को अगर दुरुस्त कर दें, जो मेडिकल कॉलेजेस की उसको दुरुस्त कर दें, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर कर दें, तो एक कुछ करप्शन इसमें रुक जाएगा। और दूसरी तरफ सर हमको जो अथॉरिटी बेस्ड जो हमारा करप्शन है उसके लिए 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले सर हमारा जो ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म है, उस ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको बेहतर करना पड़ेगा। और जो सर जैसे RTI और जो विसिल ब्लोअर एक्ट है, इन जो चीज़ों को कानूनी रूप से इसको मजबूत करना। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है सेवाओं में जो हम लोग पब्लिक सर्विसेज दे रहे हैं? यस सर। उसमें सबसे इफेक्टिव तरीका करप्शन को रिमूव करने का क्या हो सकता है? सर वैसे तो इसका सबसे अच्छा तरीका डिजिटलाइजेशन हो सकता है, और एक और तरीका है सर कि चूँकि हमारे यहाँ जो डिमांड्स हैं और सप्लाई है उसमें एक मिसमैच है, सप्लाई उस लेवल की नहीं है जबकि डिमांड ज़्यादा है, इस कारण से सर जो करप्शन होता है। तो अगर सरकार सप्लाई पूरी कर दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर कर दे, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल कॉलेजेस, IIT इनको बहुत अच्छे तरीके से खोल दे तो काफ़ी हद तक हमारा करप्शन रुक जाएगा सर। अच्छा, आज़ादी के बाद पंडित नेहरू जिन सामाजिक आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करते थे, जैसे गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, जी सर। 70 सालों के बाद मोदी जी भी इन्हीं समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर। यानी इन 70 सालों में कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। जी सर। क्या वजह रही है? हालांकि सर पूर्णतः ये कहना कि बदलाव नहीं हुआ। बड़ा बदलाव नहीं। जी सर। समस्याएं अभी भी बनी हुई जी हैं। सर जैसे जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारे पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे, मात्र 2250 करोड़ रुपए हमारे पास था, और समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। शरणार्थी संकट था, भारत में देशी रियासतों का संकट था, तो अनेक गरीबी थी, बेरोजगारी थी, एग्रीकल्चर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था। तो उस समय जो हमने अपना ध्यान लगाया सर वो कुछ सीमित क्षेत्रों की तरफ लगा पाए हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और इंडस्ट्रीज़ की तरफ ध्यान लगा पाए।
फिर सर जब एक बार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा हुआ तो उसके बाद हम सर अन्य चीज़ों की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। तो सर एक तो ये रहा कि हमारे पास संसाधन कम रहे, पहला कारण तो ये रहा, और दूसरा सर जो हमारा सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा व्यवस्थागत खामियाँ हैं। तो इसलिए सर हम जो हमारी समस्याएँ 1950s के एरा में थी वही कमोबेश आज भी बनी हुई। अच्छा, पिछले 1-1.5 दशक में तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ है। यस सर। राइट, और लगातार आर्थिक तौर पर हम विकसित भी हो रहे हैं, तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। जी सर। हमारा ख्वाब है विकसित राष्ट्र बनने का, जी सर। और बड़ा ख्वाब है विश्व की महाशक्ति बनने का। लेकिन आज के वक्त में विश्व महाशक्ति बनने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास ज़रूरी है। यस सर। लेकिन जब हम विज्ञान को देखते हैं, साइंस को देखते हैं, तो साइंस में कोई बड़ा डेवलपमेंट या कोई बड़ी प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिलती है। टेक्नोलॉजी फील्ड में तो कुछ एक आध टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ हैं जहाँ हमने कुछ रिस्पेक्टेबल पोजीशन गेन की है, लेकिन साइंस की अगर बात की जाए तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। क्या वजह है? सर इसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि सर हमारा जो स्कूल का जो सिस्टम है उस स्कूली सिस्टम में सर साइंस की तरफ केवल थ्योरेटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ाया जाता है, प्रयोगशालाओं की तरफ कोई ध्यान विशेष रूप से नहीं दिया जाता है, प्रैक्टिकल जो ज्ञान है उसको नहीं दिया जाता है। सर जैसे मैं स्वयं एक राजकीय इंटर कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने अपने स्कूल में देखा है कि सर जो हमारा प्रयोगशालाएँ होती थी केवल सर जैसे 30 नंबर का प्रयोगात्मक परीक्षा होती थी, लेकिन प्रयोगात्मक के कक्षाएँ चलती नहीं थी क्योंकि और न तो लैब थी बहुत पर्याप्त रूप में और न वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा था। तो एक तो ये कारण है कि सर स्कूल लेवल से एक उदासीनता चली जाती है, साइंस के प्रति रुचि उतनी बन नहीं पाती। दूसरी चीज़ ये है कि सर हमारा जो सरकार के द्वारा इस साइंस की तरफ बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीडीपी का सरकार बहुत कम खर्च करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तीसरी चीज़ ये है कि सर जैसे जो साइंस के क्षेत्र में आगे निकलते भी हैं उनको एक बहुत बेटर करियर या उस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी इंडिया में नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सर जो अच्छे पैकेजों पर वो लोग बाहर चले जाते हैं, इसलिए सर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा साइंस का। रिसर्च एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव नहीं है। यस सर, रिसर्च एनवायरनमेंट भी उतना बेहतर नहीं है। अच्छा, तो लोगों में जो साइंस के प्रति रुचि नहीं है, तो ये बच्चों के अंदर साइंस के प्रति रुचि कैसे जगाई जाए? सर इसके लिए तो हमको स्कूल लेवल पर से ही काम करना पड़ेगा। और क्या किया जाए मतलब स्कूल लेवल पर? सर स्कूली स्तर पर जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे साइंस में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उनको प्रैक्टिकल से उसको जोड़ा जाए। कि जैसे सर हम लोग जैसे संवेग पढ़ रहे हैं, आवेग पढ़ते हैं, तरह तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको मेरे हिसाब से सर उसमें उसको प्रयोगों के माध्यम से समझा जाए कि ऐसा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, परिभाषाएँ पढ़ लेते हैं और परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसको याद भी कर लेते हैं, लेकिन वो समझ में बहुत लेट तक नहीं आता है। तो पहले तो सर साइंस में रुचि पैदा करने के लिए स्कूल लेवल पर काम करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उस पर खर्च को हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमारी लेबोरेटरीज, हमारी लाइब्रेरी जो है उनमें सर कोई ऐसा विशेष सरकार खर्च नहीं करती, तो उस पर खर्च को सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में पिछले चंद दिनों के अंदर इस क्षेत्र से संबंधित सरकार ने कुछ बड़ा कदम उठाया है, कुछ जानकारी है उसके बारे में? सर पिछले 6 महीनों के आसपास, पिछले चंद दिनों के अंदर ही। अच्छा, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो किन टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में हमने एक सम्मानजनक स्थिति हासिल की? सर एक ही टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने अच्छी पोजीशन गेन की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। स्पेस के अलावा भी कोई है? सर स्पेस ही नज़र आता है सर। न्यूक्लियर में हमारी स्थिति टेक्नोलॉजी, कैसी है? आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बताइए, कुछ आइडिया हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छे से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे आपने स्पेस बताया, इसके अलावा और भी कोई है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कैसी आप स्थिति देख रहे हैं भारत की? सर न्यूक्लियर से सर मैं उसमें अवेयर नहीं हूँ सर। ठीक है, थैंक यू। अभी Okay, we will call you for feedback. Thank you, sir. In 2 minutes. आपको कैसा लगा इंटरव्यू? सर ठीक लगा आपने बेहतर किया इस बार? सर, पिछली बार से तो बेहतर है। पिछले बार से बेहतर है। नहीं, आवाज़, आपकी आवाज़ भी अच्छा, कॉन्फिडेंस भी है। आवाज़ लेवल भी ठीक है, थोड़ा और इंथुजियाज्म हो सकता है, लेकिन सर आवाज़ को थोड़ा और वॉइस, हाँ थोड़ा थोड़ा और हो ज़्यादा तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज भी काम चल जाएगा। इससे थोड़ा और अच्छा होगा तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा।
दूसरी ये कि हिस्ट्री तो आपका सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के सब्जेक्ट पे आप वेवर क्यों कर रहे थे? सर इतिहास बोध में ध्यान नहीं आया सर। वो तो उसको जरा मेन चीज वही है आपकी, आपका मेन सब्जेक्ट इतिहास का इस्तेमाल ही इतिहास बोध ही है, अदरवाइज इतिहास की क्या वैल्यू है, जरूरत क्या है? एग्जैक्टली। तो अदरवाइज आपका, मुझे लगा कि आपका इंटरव्यू कब है? सर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल, ज़्यादा नहीं ठीक है। है। आप करंट अफेयर्स और अपना सब्जेक्ट खास तौर से, और ये जो आपने लिखा ना कि आर्टिकल लिखते हैं, यस सर। हॉबी। एक दो आर्टिकल के बारे में आप पूरा डिटेल और उसके प्रॉज एंड कॉन्स यस सर। वो दिमाग में रखिए, कोई पूछ सकता है। हम लोगों ने पूछा नहीं, टाइम का इम्पैक्ट वो था थोड़ा। क्रिकेट तो आपने ठीक ही बताया। नहीं, थोड़ा स्लो बोले। हाँ, क्रिकेट से ही बताया। थोड़ा लगता है था जल्दी में स्ट्रेस, तो इंटरव्यू देते समय यू लुक लिटिल स्ट्रेस, अब जैसा सही लग रहा है, कंफर्टेबल, तो गो स्लो। और सती व्रता के बारे में सोशल लीवल Yes, जो मेजर है, क्योंकि आपका नाम ही यही सरनेम है, सती। तो इसको जरूर पढ़ लीजिए भाई। वहाँ कहाँ के से- लोग द ब्राह्मण्स एक्चुअली, हाँ, तो बता दें सती जो ब्राह्मण भी- होते हैं ना वहाँ के। हाँ सर सर। हाँ, तो जो भी है तो उसको बाद में पूछ लेकिन वो सकते कोई आदमी हैं। सती पूछ सकता है, राजस्थान से रिलेशन आपका हो रहा है हाँ ना, हाँ, वही चक्कर। अब वहाँ आप सर्विस में है, अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस है, सती चल रहा है, प्रथा- स्टिल इट इज सती प्रिवेलिंग और प्रथा पे कोई पूछ एक दो सकता है। पूछ सकते, खा पंचायत सती प्रथा। नहीं, ये राजस्थान से नहीं सर। नहीं, राजस्थान सर्विस में जा रहे हैं ना। हाँ, राजस्थान सर्विस। सर्विस में है। देवराला क्या था पूछा जा सकता है आपके नाम की वजह से। वो सर अंतिम जो सती हुई थी राजस्थान में। योर स्टेट, योर सब्जेक्ट एंड प्रेजेंट लेटेस्ट इश्यूज, बर्निंग इश्यूज यस सर। विद रेफरेंस टू कंट्री, वो आप मेजर ध्यान रखिए। नहीं, आपका बहुत बाकी अच्छा था। tidbits रिटर्न है। कैसा हुआ? रिटर्न बढ़िया हुआ सर हाँ, पिछले तो आई थिंक यू शुड होप आपको मिलना चाहिए। आपके तो कई सारे बार अटेम्प्ट कर चुके हो आप, बार। हाँ सर। तो कभी इंटरव्यू लिया था पहले? यस सर। कितनी बार दिया इंटरव्यू? सर पिछली बार दिया था। कैसा हुआ था? सर उसमें मुझे 151 नंबर मिले थे। और 275 वो 275 है सर। 275 का होता है ना, यस सर। तो 151 तो कम है, हाँ, 80-90 सर। तक कोई चले। गड़बड़ हुआ था? 210 गड़बड़ तक भी नहीं हमारे हुआ तो था। हाँ। सर गड़बड़ वैसा भी कुछ नहीं हुआ था उसमें। मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस और वॉइस किसके बोर्ड में थे? अब तो चेंज भी हो गए ना, 4 जने चले गए, अलका वगैरह। सर मैडम अलका सिरोही के बोल। अलका सिरोया वो टफ थी, या जैसे अब बात कर रहे हो ना, ऐसे बात करो। इंटरव्यू के दौरान यू आर चेंज पर्सन, वो तो अब चली गई, अब आप वो नहीं है। बहुत स्टिफ थे। हाँ? अब दूसरी मैडम आ गई उनकी जगह, वो IAS नहीं, अलका वाज मोर नेगेटिव, अलका ज़्यादा नेगेटिव थी। But हाँ, वो टफ थी वो। ये डोंट वरी अबाउट इट। All the आपका best. अच्छा Good इस luck. बार होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। आपका रिटर्न भी अच्छा हुआ है। यू शुड होप फॉर द आपकी बेस्ट। न्यू स्टेट है, न्यूली फॉर्म स्टेट है, 2000 में बनी है जी ना? सर। तो उसमें जो डेवलपमेंट मॉडल है और हिल स्टेट को HP के मुकाबले में कहते हैं कि HP जितनी तरक्की किए है यस सर। उतना यानी उत्तराखंड अभी नहीं कर पाया है। जी सर। थोड़ा उस पर यानी क्वेश्चन हो सकते हैं फ्लड्स आप, वगैरह आए थे, अर्थक्वेक आता रहता है, तो उस पर भी थोड़ा बहुत जैसे ध्यान आपने रखें। टूरिज्म वाला भी इशू है, उस पर हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म इज वन बिग सेक्टर इन उत्तराखंड। चलिए, बेस्ट ऑफ लक टू यू।